धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की भी। और चर्चा में वैसे अब गाजा, इजराइल और लेबनान जंग से ज्यादा विषय बना हुआ है रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, क्योंकि वहां पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बातें की जा रही हैं, नई नई मिसाइलों के इस्तेमाल की बातें की जा रही हैं और उत्तर कोरिया भी परमाणु की धमकी दे रहा है। उसको जा रहे तेल को लेकर भी दुनिया में बवाल मचाया जा रहा है। कैसे इन तमाम घटनाक्रमों को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे उनके स्वागत के साथ। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आ चुके हैं सर। मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आए थे कि जो एक मजबूत राज्य था वो अपने पास रख लिया ईवीएम के दम पर, वो जम्मू कश्मीर जो था केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर एलजी की मर्जी के बगैर वहां का मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुला सकता, अपने विधायकों को लेकर दिल्ली तक नहीं आ सकता, उसको विपक्ष को दे दिया। ऐसा ही महाराष्ट्र और झारखंड में लग रहा है। महाराष्ट्र खुद अपने पास रख लिया और झारखंड जैसा छोटा सा राज्य दे दिया इंडिया गठबंधन को, ताकि ईवीएम पर सवाल ना उठे, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल ना उठे और सब कहें कि बहुत बढ़िया हो गया। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और मैं इतना ही कहूंगा कि तथाकथित रूप से प्रजातांत्रिक चेहरा को, हालांकि वो बिल्कुल छत विछत हो चुका है, खून के दाग हैं उस पे, लेकिन उसको बरकरार रखने की कोशिश है। जी एक लाइन में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, पर मुझे लगता है अब इस पर और बात करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाई और नरेंद्र मोदी की सरकार दो बैसाखियों के सहारे यानी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के सहारे चलने लगी, उसके बाद इन्होंने अपने हिंदुत्व को और धार दी है, और या ईवीएम और तमाम जगह जो ये फोकस कर सकते हैं उन चीजों पर इन्होंने और ज्यादा अपना जो है फोकस बढ़ाया है, क्योंकि 2025 में आरएसएस को भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादा राज्यों में सत्ता गंवाना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र वैसे मैंने शॉर्ट में मार दिया, जनता को पता है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है और अंबानी अदानी का वह क्षेत्र बनता है गुजरात के बाद से, क्योंकि वह भारत का एक कॉमर्शियल हब सेंटर या कैपिटल भी कह सकते हैं दिल्ली के बाद से, तो वह है। जहां तक झारखंड की बात है उतना महत्वपूर्ण नहीं बनता है और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। हमने हरियाणा में देख रखा है किस तरह की चीजें हो रही, क्या हो रही है। और जहां तक पूरे चुनावी माहौल का है, अभी तक वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि चुनाव से चुनाव तक की प्रक्रिया को बंद ही क्यों ना कर दे। हो सकता है उसके भी कर दे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की बात ले, यदि राष्ट्रपति की बात करें, वह व्यवस्था यदि लाते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री को हटाकर, यानी कुछ व्यक्ति लड़ेंगे सीधे की सीधे जैसे अमेरिका में, तो वहां पे भाजपा पूरी तरह से हार जाएगा, क्योंकि अभी भी इनका प्रतिशत जो है पूरे वोट का 35% से अधिक नहीं है। मतलब पूरे एनडीए का, केवल भाजपा का लेंगे तो 20 से 22% में वह सीमित हो जाता है। वैसे देख ले हमारे सुनने वाले, हो सकता आंकड़ा में कुछ इधर उधर हो। तो उस हालात में इनकी पूरी कोशिश है कि कैसे किस तरह से सत्ता का संकेंद्रण, ताकि उसके आधार पर जो पूरे भारत को लूटने की प्रक्रिया है और विश्व में दूसरी जगह फैलने की बात है, हालांकि अमेरिका वगैरह में इनको भारी नुकसान हो रहा है, वह चेहरा नहीं बन पा रहा है। केन्या तक ने भी अदानी का जो भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था $1 बिलियन का बिजली और बाकी पर चीजों पर, उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया। अन्य जगहों पर इसका असर पड़ेगा। तो एकमात्र भारतीय जनता और भारत की जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको लूटना वो कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश से भी उन्होंने उस पर, वहां के हाई कोर्ट ने एक कमिटी कर दिया है कि जो भी अदानी के साथ बिजली का जो था उस पर फिर से खोज करे, उसमें घपला हुआ तो उसको कैंसिल करे। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पूंजीवादी सब कुछ कर रहा है। लेकिन मुझे अमित शाह का वो डायलॉग याद आ रहा है कि हम अगले 50 साल तक राज करेंगे, तो पूरी रणनीति तैयार है, कैसे कैसे सत्ता हथियाए रखनी है। वह तो निश्चित है। और सत्ता हथियाने के लिए जो आपने एक टैक्टिक्स में चेंज की बात की,
बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब बातों पे नहीं बात कर सकते, लेकिन व्यक्तिवाद को भी वो एक तरह से अलग कर रहे हैं। आपने पिछले कई बातचीत में यह प्रश्न उठाया था कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में देश के प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं, ताकि ओवरडोज ना हो जाए और उस व्यक्तिवाद को बचा कर रखे जो धर्म के बाद से बड़ा महत्वपूर्ण उनका एक हथियार है, और उसको भी वो अलग कर रहे हैं ताकि वह इलेक्शन कमीशन और दूसरे तरीके से साठगांठ करके पूरे चुनाव की प्रक्रिया पे ही कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी पूरी हमने देखा है कि कोशिश की गई है कि वोट ना देने दिया जाए जिनसे उम्मीद है कि वह भाजपा के खिलाफ देंगे। तो हर तरह के हथकंडे हटा रहे हैं। A+B+C+D वह काफी दूर तक है, कुछ मुद्दों को आगे, कुछ को पीछे, कुछ को बाएं, कुछ को दाएं करके इनकी वह एक समीकरण है, इक्वेशन है, जिसको बरकरार रख के सत्ता में वह रहना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत सारे समीकरण आएंगे और शाम को आप देखिएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां पे जश्न मनाया जाएगा, पर बड़े बड़े कसीदे कढ़े जाएंगे, जो है मीडिया जो है बड़े बड़े शो आयोजित करेगा। खैर, अब अगली खबरों का रुख कर लेते हैं। कनाडा में क्या क्लीन चिट मिल गई है नरेंद्र मोदी को, जो अखबार ने छापा था निज्जर हत्याकांड में उनका नाम? ग्रीन चिट नहीं है, हालांकि हर हमारे मीडिया में ही दिखाया जा रहा है, और केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि इनके अमित शाह और अजित डोवाल के बारे में भी है। उनका यही कहना है कनाडा सरकार का कि जो अखबारों में निकला था वह एक तरह से इन्फरेंस है, मतलब कई चीजों को लेके किया जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो, निज्जर की हत्या की गई, दूसरों की हत्या की कोशिश है, साजिश है, और वह वहां के देश के 3 प्रमुखों को पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जहां तक प्रमाण की बात है वह हमारे पास नहीं, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हम तीनों को शक की दृष्टिकोण से देखें। वो हम आगे जारी रखेंगे, ये उन्होंने कहा है। और अपनी तरफ से उन्होंने दिखाने की यह भी कोशिश की है कि जो उनके तरफ से खोज खबर चल रहा है वह एक निष्पक्ष है, केवल यह संदेह के आधार पर किसी को दोषी करार करने के पक्ष में नहीं है। जी, समुद्र के बाद क्या अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है? पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश थी, वह पहले भी था। बांग्लादेश के नागरिकों को वीजा लेने की जरूरत नहीं थी, वो आ सकते थे। हालांकि बांग्लादेश इसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में लोगों के मन में पाकिस्तान के प्रति बहुत गुस्सा है और अभी भी चिढ़ है। लेकिन जो नए राष्ट्रपति वहां के बने, माफ कीजिएगा, जी जी, उनके उसके बाद से चीजें बड़ी तेजी से बदली है पाकिस्तान के पक्ष में, अमेरिका की मदद से। पाकिस्तान के कई सैनिक उपकरण और दूसरे चीज भी जा रहे हैं। सीलिंग की बात आपने कर ही दी। अब एजुकेशन क्षेत्र में बन गया है, दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। पाकिस्तानी विद्यार्थी ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकते हैं, जबकि बांग्लादेश के विद्यार्थी पाकिस्तान में पढ़ने जा रहे हैं। खेल जगत में तो हमें नजर आ ही रहा है कि किस तरह से क्रिकेट और दूसरे चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और गुप्त रूप से भी उनके बीच जो चीज चल रहा है जिसके बारे में पता नहीं है, वह चीजें बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और जो हमने 1971 में हासिल की थी वह तकरीबन एक तरह से कहें तो नेस्तनाबूद हो गया है। हाल फिलहाल में दोनों एक देश के रूप में तो नहीं बदलेंगे, लेकिन दोनों का एक निश्चित रूप से सार्क के अंदर में या स्वतंत्र रूप से एक बड़ा ही एक समूह के रूप में आगे आएगा। और भी कोई शामिल होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका जरूर इसमें होगा। जी, क्या मैं इसको पिछले 10-11 साल के दौरान आरएसएस की जो विचारधारा पूरे देश के अंदर चल रही है और उससे जो बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और तमाम तरीके से करके हंगामे मचाए जा रहे हैं, क्या वो सब चीजें हैं जो पाकिस्तान के करीब ले जा रही है बांग्लादेश को? निश्चित रूप से है। हमारे देश के कुछ चंद पूंजीपतियों ने जिस तरह से सत्ता के ऊपर बेशर्मी से कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन अब पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह पता है हमें कि जब भी बीजेपी चाहे वो देश के सत्ता ले या किसी राज्य में ले, वहां का जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करती है। एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज का जितना भी इस्तेमाल करती है, और अभी बड़ी ही खुले जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, ईडी है, सीबीआई है, वगैरह जितने भी सब है, एक एक चीज अंदर तक, लोअर लिमिट तक है, जिसमें जुडिशरी भी है। और उसका नतीजा हम विदेश के उसमें भी देख रहे हैं। हमारा विदेश नीति जो है बेसिकली झुंड खड़ा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं से जबरदस्ती पैदा करके कुछ गिफ्ट देना, कुछ वो अवार्ड देना,
वहां पे कुछ लोगों के सामने भाषण देना, फोटो लाना, जी। इस सब चीज का जो चीज हो गया है, उसका नतीजा है कि जो अदानी के अगेंस्ट में वारंट इश्यू होना, बांग्लादेश में भारत को भारतीयों के खिलाफ भी कार्रवाई जो जनता के मन में है, जो फूट पड़ा है, और ये सब चीजें नजर आ रही है। जी। इक्वाडोर में क्या हो गया है सर? उपराष्ट्रपति को वहां पे निलंबित कर दिया गया है। वह एक तरह से कहें तो मजाक है। इक्वाडोर की उपराष्ट्रपति महिला है वहां की, जी। और वह साथ साथ इसकी उनकी एक एम्बेसडर भी है जो इजराइल में थी। तो उनको एक आदेश दिया गया था, सुझाव ने आश्चर्य देखिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ऑफ कोर्स यह जो है विदेश मंत्रालय के तहत जाता है, उनको आदेश मिलता है कि आप वहां से निकल के तुरंत हटिए क्योंकि जान पे खतरा है, और टर्की चले जाइए। ये जाने में विलंब करती हैं, कारण देती हैं कि उनके बच्चे हैं, छोड़ के कैसे चल जाएंगे। और इसके आधार पे उन्हें 150 दिन, 150 मतलब 5 महीने का उन्हें दंड दिया गया। दंड मतलब सस्पेंड किया गया। इस 5 महीने में वह उपराष्ट्रपति नहीं रह पाएंगी, और जो भी इन्हें पैसे मिलता था वो नहीं मिलेगा। इसके पहले भी इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में खड़ी हुई थी, इन्होंने समय से पहले कुछ बोल दिया था, उसमें भी कितने $1 लाख या $10 लाख का इसमें फाइन लगाया था। लेकिन कहते हैं इसका कारण यह है कि वहां चुनाव होने वाला अगले साल, और वहां के नियम के हिसाब से जब राष्ट्रपति चुनाव में लड़ते हैं, जो उनका लड़ने का मूड है, तो उनको अपना राष्ट्रपति का जो पद है वह उपराष्ट्रपति को सौंप के जाना है, और तब उसमें चुनाव भाग लेंगे। यह एक अजीब बात है, दुनिया के अधिकांश देशों में नहीं देखा जाता है, ताकि स्वतंत्र रूप से हो। और ये जो दोनों के बीच में खटपट कई समय से चल रहा है, ये यदि महिला राष्ट्रपति बन जाती तो कुछ भी धांधली नहीं करने देती है, इनके अगेंस्ट में भी कुछ कार्रवाई करती, इसलिए प्लान करके किया गया है। और इस 150 दिन में कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित रूप से खारिज हो जाएगा, लेकिन कहते हैं कि 150 से अधिक दिन लग जाएगा, और चुनाव में यह जब शुरू होगा तो यह राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी। तो यह सब एक योजना के तहत है। जी। बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन बहुत ही रोचक है, और किस वजह से किया गया आप समझ सकते हैं। लेकिन राजनीति होती है, कुछ भी कर सकती है। ये ओरेशनिक मिसाइल क्या होती है सर, जिसका चर्चा हो रहा है कि रूस ने बना लिया है, परीक्षण कर लिया है? क्या कोई नई किस्म की मिसाइल है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पुतिन ने भी कहा है कि एक नया वेपन सिस्टम है। नया वेपन सिस्टम क्या है वह तो नहीं है, लेकिन आप देखिए कि रॉकेट का ही एक वो है, पहले कंधे पे लेके या मशीन पे रख के जो फायर करते थे, उसके बाद से लंबी दूरी क्या है, उसका से मिसाइल है। मुख्यतः रॉकेट कत्यूषा जो है यूएसएसआर से प्रोडक्ट हुआ, जब वहां समाजवादी व्यवस्था थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले किसी मजदूर ने बनाया था। ये जी। मजदूर सब करते थे, उसके दिमाग में आया कहीं से किया कि दूर तक इसको फेंक सके, उन्होंने बनाया, और वहां से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी में इन्होंने काफी एडवांस किया, और यह ओरेशनिक करके किया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है, मतलब इंटरेस्टिंग है, कि यूक्रेन के GUR करके वहां पे है, उनका इंटेलिजेंस विभाग भी हो, जहां तहां तोड़फाड़ करते रहता है रूस में। उसका कहना है कि नहीं, है ओरेशनिक नहीं है, केदर नाम का है, KEDR, केदर नाम का एक मिसाइल है, अलग तरह का चीज है। और हालांकि यह भी हाइपरसोनिक है, आवाज के गति से 11 गुना, 11 मैक मतलब स्पीड से जाता है। और MIVR यानी जब अपने लक्ष्य से पहुंचता है, उसके पहले उसमें से कई दूसरे मिसाइल निकलते हैं, 8-10 मिसाइल निकलते हैं। इनफैक्ट जब यहाँ पे यह निप्रोपेट्रोवस्क में पहुंचा, और एक खास जगह पे जहां ये UAVs वगैरह बनाने का था, अंडरग्राउंड था, कई जगह बिखर के लगा कि वहां दिवाली मन रहा है, और इन्होंने दूर तक अंदर जाके उसके तोड़ दिया। इसकी खासियत ये है, हालांकि ये मीडियम रेंज का है, मीडियम रेंज बोले तो 5000 किलोमीटर, मतलब ठीक है। 550, 200, 300 किलोमीटर वाला नहीं। और ये जो है सो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कहीं पहुंच सकता है, पूरे के पूरे यूरोप में कहीं भी अधिक से अधिक 15 से 18, अधिक से अधिक 20 मिनट में पहुंच सकता है। इसको इंटरसेप्ट करना, यानी पहचानना कि आ रहा है, और फिर उसको डिस्ट्रॉय करना तकरीबन इम्पॉसिबल आज के जमाने में। और यहां तक कि पेंटागन ने भी कहा कि वह आश्चर्य में है कि इस तरह का चीज रूस ने कैसे चुपचाप इसको डेवलप कर लिया। तो एक तहलका मचा हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। जी। इसी तहलके पे मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि तहलका मचना चाहता था, मचना चाहिए था परमाणु हमले को लेकर, लेकिन रूस ने एक नया हथियार दुनिया के सामने रखकर क्या अभी भी परमाणु हथियार से लोगों को बचाने की कोशिश की है कि बाज आ जाओ, समझ जाओ? ये जो ICBM है, यह एक्चुअली इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जी। दूर तक मारने की बात, और यह परमाणु बम लेके जाने के लिए ही है।
लेकिन इन्होंने नॉर्मल म्यूनिशंस यानी जो क्लासिकल पहले के उस तरह के डाले, जो कि काफी एक्सप्लोसिव है। नॉर्मल मतलब हमारे बंदूक या तोप वाले से बहुत ज्यादा है, 10 गुना 15 गुना ज्यादा है। लेकिन वह 150 टन का एटॉमिक बम लेके जा सकता है। 15 लाख से 10 या 15 के आसपास था हिरोशिमा में। यानी वह यदि जाता है तो 3 से 4 काफी होगा पूरे यूक्रेन को तबाह करने के लिए। तो यह एक खुलेआम धमकी है नेटो को, अमेरिका और ब्रिटेन को, कि भाई तू समझ जा, नहीं तो हमारे पास ऐसा भी चीज है और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठोक देंगे। हालांकि इसके विरोध में अमेरिका और इंग्लैंड ने कहा कि हम मानने वाला नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। जी। लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होने के बाद साफ हो गया है कि अब उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की ओर से लड़ेंगे और कभी भी वो सामने तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। साथ ही खबरें चल रही हैं कि रूस जो है तेल दे रहा है उत्तर कोरिया को, इसलिए वो अपने फौजी दे रहा है। साथ ही खबरें चल रही हैं कि रूस कुछ मिसाइलें भी दे रहा है उत्तर कोरिया को। रूस जो मिसाइल दे रहा है उत्तर कोरिया को वह लंबी दूरी वाली है, जैसा आपने फरमाया, और बदले में उत्तर कोरिया ने बहुत सारे मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइल और दूसरे तरह के दिए हैं, क्योंकि रूस में उतना उत्पादन करना मुश्किल था। तो यह तो एक बात हुई। याद होगा आज से काफी समय पहले, मतलब साल भर के आसपास में, जब जोंग उन पहुंचे थे रूस, तो उनका मुख्य जो जहां जहां गए देखने के लिए, घूमने गए थे 2-3 दिन के लिए, हफ्ते भर से अधिक रह गए, स्पेस टेक्नोलॉजी देखने गए अपने अपने एक्सपर्ट के साथ। हर जगह गए, पुतिन हर जगह नहीं जा सके, और वहां जाकर देखे तो उनको वहां के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में इंटरेस्ट है, वहां के स्पेस टेक्नोलॉजी में मिसाइल मतलब उसमें है। उसके बाद ही उन्होंने 2 तड़ातड़, एक पिछले साल एक इस साल वाला तो असफल हो गया। पिछले साल स्पाइस सैटेलाइट के रूप में उन्होंने छोड़ा है। तो वो एक तरफ बनता है। जहां तक इनके 10 से 12 हजार नॉर्थ कोरियन सैनिकों की बात है, अभी तक वो कहाँ है क्या है वो हो नहीं रहा। दक्षिण कोरिया को मौका मिला है कूदने का, वो कूद रहा है, बता रहा है कि ये कर लिया वो कर लिया। दक्षिण कोरिया भी कहता है कि करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख बैरल उन्हें तस्करी की है रूस से लेके वहां। तस्करी इसलिए कि यूएनओ का बैन है वहां पे, आप अधिक से अधिक 5 लाख लेके जा सकते हैं। आप 10 लाख लेके पहुंच गए, कैसे कर गए? आपने यूएनओ को तो धज्जी बजा रखी है, वहां कुछ बात नहीं करते, आईसीसी की धज्जी बजा रखी है। यहाँ पे आपकी बड़ी चिंता हो रही है कि उतना का उतना चला गया। और जहां तक नॉर्थ कोरियन की बात है, पहले उन्होंने कहा था कि वहां कुर्स्क जिले में है, फिर कहा मारियोपोल में है, फिर ढूंढ रहे हैं सैटेलाइट से वहां का, उनको अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन यदि वास्तव में वहां पे है तो निश्चित रूप से ये कोरिया के सैनिक रूस को मदद करेंगे, भले ही पीछे बैकग्राउंड में रह के वहां पे, उस गैप को भरने के लिए, ताकि रूसी सैनिक आगे जाके लड़ सके जहां रूसी सैनिक पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जी। तेल वाली जो तस्करी का आरोप लगाते हुए खबरें छपी हैं, उनमें दावा किया गया, बीबीसी भी कह रहा हमने अपने सैटेलाइट से पता लगाया कि रूस कैसे तस्करी करके तेल उत्तर कोरिया को भेज रहा है। तो भैया सैटेलाइट से ये भी बता दो ना उत्तर कोरिया के फौजी कहाँ पे हैं। वह उनको पता नहीं चल रहा, दूरबीन लगा के ढूंढ रहे हैं कि हैं तो कहाँ गए। हालांकि उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक जो हैं सो बड़े ही निर्भीक हैं, स्वतंत्र हैं। यानी स्वतंत्र बोलने का क्या मतलब हुआ? तो अपना जी। खाना खुद बनाते हैं, अपना गाना बजाना खुद सुनते हैं। तो इसमें कौन सी बात हो गई है? रूस गए तो थोड़ी मतलब कि रूसी गाना सुनेंगे और रूसी खाना खाएंगे, अपना बिल्कुल। लेके जो आए हैं। अब इस तरह की बकवास खबरें वो डाल रहे हैं, चूंकि वास्तव में उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बीबीसी या ठीक। दूसरों के पास। जी। अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बताई जा रही है कि चीन के बहुत सारे जो हैकर्स हैं वो अमेरिका में घुस चुके हैं। ये वैसे थोड़ी सी यदि पाश्चात्य में जाएं तो काफी पहले, जब मनमोहन सिंह 2010 के आसपास में जब वो प्रधानमंत्री थे, वहां पे प्रिज्म नामक एक उन्होंने बनाया था एंटी मोबाइल या टेलीफोन, जी। जिसमें हैक कर सके। और उन्होंने पूरे दुनिया के कई देशों में भी किया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, और सब में भी, फ्रांस की जो या जर्मनी की महिला थी वहां की प्रधानमंत्री या जो भी थी, उनका भी किया था। काफी नाराज थे। मनमोहन सिंह पूछा गया कि भाई सब नाराज है, बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो छोटा वाला मोबाइल है, वो स्मार्ट है, नहीं होगा। तो यह जो है सो कि मतलब कहें कि थोड़ा इस तरह का छोटा बयान नहीं देना चाहिए। जैसे हमारी वित्त मंत्री कह देती हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ। जी अबे जी। भाई, दुनिया के बाकी लोग तो खा रहे हैं। जरा सोचो, उनको पूरे भारत के जितना मिलिट्री इंडस्ट्रीज और दूसरे पर वो हैक कर रहा था। खैर, उसके आगे आए तो हम यह भी देखें कि इसके बाद से इजराइल ने बहुत सारे वो चीजें की, उस तरह की चीजें उसने लगाई भारत के अगेंस्ट पेगासस वीडियो। और तमाम तरीके से। हाँ,
उसके बाद हाल फिलहाल में उसने हिजबुल्लाह के कई, उसने पूरा उसका जो पेजेस था, हर बातें हर चीजें सुन रहा था, एक्सप्लोर तक किया। अब इसके बाद से चीन का आया। चीनी हैकर्स जो है, पहले था, हाँ, अमेरिका कहता है जो इनके इंटेलिजेंस के हैं, कि पहले लगता था कि दो चार जगह कुछ टेक्स्ट देख लिया, कुछ सुन लिया, लेकिन धीमे धीमे जब अंदर में तो पता चला कि हर टेलीफोन, हर मोबाइल में जो बड़े बड़े लोग हैं, जब जब ये बीच में खास खास समय पर 24 आवर्स नहीं करते थे, जैसे कि पता है कि अब बात करने वाले हैं बाइडेन इजराइल के नेतन्याहू से, उस समय वो सारी बातें सुन रहे हैं, और इस स्तर तक सुनते थे कि एकदम क्लैरिटी के साथ जो भी कुछ कर रहा था अमेरिका सुन रहे थे। जब ये हंगामा होना शुरू हुआ तो ये लोग सडनली सब विड्रॉ कर गए, एक भी कुछ नहीं सुन रहा है। यानी यह पता करने की कोशिश है कहां तक घुसे थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी आइडिया नहीं चल रहा है। इसलिए चीन का यदि हैकिंग सही में है, चीन ने तो इनकार किया ही है, लेकिन सही में है, तो यह अमेरिका और इजराइल जैसे जो लोग सोच रहे हैं कि हम बड़े तेज तर्रार इस मामले में, वह भूल रहे हैं कि साइबर स्पेस से लेकर हैकिंग तक में हर जगह चीन उनसे पीछे नहीं है। जी बिल्कुल सही है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि तनाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका में घूम रहे चीनी गुब्बारे को लेकर भी खूब बवाल खूब समय पहले मचाया गया था। ट्रंप आ रहे हैं और उनकी तो तनातनी चीन से रहती ही है। अगली खबर का रुख करें तो लैटिन अमेरिका में जो बंदरगाह अपने पैसे से बनवा दिया है चीन ने, वो सरदर्द बन गया अमेरिका के लिए। हाँ, केवल एक्चुअली पेरू ही नहीं, हालांकि यह, उसमें हमने इसकी चर्चा की थी जब एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन उस बंदरगाह का जो अनावरण हो रहा था उसमें खुद शी जिनपिंग गए, यानी बड़ा महत्वपूर्ण है उनके लिए, काफी बड़ा बंदरगाह है उनके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी चीनी पूंजी की पहुंच जो है पेरू नहीं पूरे दक्षिण अमेरिका में, कहने के लिए तो अमेरिका में पहुंचा हुआ है, यानी जहां जहां भी अमेरिका का वहां कंट्रोल है, कब्जा है, उसकी दादागिरी है पूंजी या मिलिट्री के पावर से, वहां हर जगह, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, एशियान हो, वो हर, यहां तक कि भारत भारत में भी चीनी वहां पे काफी जबरदस्त रूप से घुसा हुआ है, तो कहीं छोड़ नहीं रहा है। इसीलिए यदि ट्रंप की आप बेचैनी देखें, चूंकि खुद वह बिजनेसमैन है, व्यापारी है, और उसके साथ एलॉन मस्क हैं, तो इनको बहुत चिंता है कि भाई युद्ध में तो हम सीधे लड़ लेंगे, लेकिन पूंजी घुसा हुआ है। अब कहने के लिए अमेरिकी कंपनी मिल, लेकिन उसका 40 to 50% शेयर चीनी कंपनी ने रख रखा है। तुम क्या करोगे? तुम्हारे अंदर घुसा हुआ कैंसर की तरह। जी चलिए अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। पहला जो अपडेट है कि ट्रंप की वापसी से, यानी कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इराक वाले बड़े खुश हैं। उन्हें लगता है यहां से भी सेना वापस चली जाएगी अफगानिस्तान की तरह। अब्दुल रईस रशीद हैं ये, और ये कहते हैं कि इससे उम्मीद बनती है, कहना बड़ा मुश्किल है कुछ समय क्या होगा क्या नहीं, लेकिन उम्मीद बनती है कि नए राष्ट्रपति आएंगे तो उन्होंने शांति की बात की है, तो शायद वहां से सैनिक हटा ले, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीरिया और इराक से दोनों जगह से वो सैनिक हटाएंगे मिडिल ईस्ट में, चूंकि उनके सैनिकों को खतरा है और उतना ज्यादा नहीं मतलब जो मिलना चाहिए उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि भूल रहे हैं कि वही ट्रंप जो पिछली बार राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि सीरिया का तेल का खुशबू उन्हें बहुत पसंद आता है, यानी वहां का सीरिया का जो भी तेल होता है 25-30% तो ये लोग उठा के लेके चल जाते हैं जबरदस्ती दादागिरी में, वहां इनकी फौज की टुकड़ी है। और इसके साथ साथ ये बहुत सारी बातें कहते हैं, उसमें ये पैलेस्टीन के समर्थन की भी बात कर रहे हैं, जो इनका इंटरव्यू चल रहा था, इजराइल की काफी निंदा भी करते हैं कि वह पूरा जनसंहार चल रहा है, वो सब बातें चल रहा है। तो इन सब बातों को यदि मिला कर देखें तो इनकी जो उम्मीद है वह कितने हद तक होगा मुझे नहीं नजर आ रहा है, सफल नहीं होगा। जी चलिए इनकी उम्मीदों की बात करते हैं। आईसीसी से वारंट जारी हो चुका है। बहुत सारे यूरोपीय यूनियन के देश कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे, ब्रिटेन भी कह रहा है गिरफ्तार करेगा, लेकिन हंगरी वाले और व्हाइट हाउस यानी कि बाइडेन जो है वो कह रहे हैं हम नहीं मानते हैं ऐसे ऑर्डर को। ये बड़ा आश्चर्य है। मान लो चेकोस्लोवाकिया ने कहा ठीक है, वो समझ में आती है, अमेरिका कह रहा है, इसराइल ने कहा कि बड़ा ही शर्मनाक वो मतलब वर्डिक्ट है। अब यहूदी विरोधी। शर्मनाक, हाँ, यहूदी विरोधी है, इसमें यहूदी विरोधी की कैसी बात है भाई, वह उसका नेता है, तो यानी कहीं का भी होगा। मान लीजिए यहां आपने अदानी के खिलाफ वारंट इशू किया तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गया? अब मतलब इसका कोई मायने नहीं बनता है। क्या ये लोग यहूदी को प्रतिनिधित्व करते हैं? या झूठ बात है, या गलत बात है। और ओरबान ने इस तरह की बात की, उन्होंने खुलेआम कहा कि नहीं भाई मैं नहीं मानता, यह बड़ा ही शर्मनाक है। बिल्कुल वही हूबहू जो अमेरिका कह रहा है, जो इजराइल कर रहा है।
और उन्होंने यहाँ तक की दावत भी दे दी, बुला भी दिए ऑफिशियल विजिट पे नेतान्याहू को अपने देश में कि आए हमसे बातें करें। क्यों क्या कहा अभी मैं विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन यह जो है उनका वह चरित्र दिखाता है कि जो सोशल डेमोक्रेट्स कहता है कि एकदम सही मौका आने पर कैसे पलट जाते हैं। हालांकि उस दूसरी तरफ कहें तो वह रूस के साथ मिलकर वहां शांति का समझौता करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जनसंहार जो नजर हो रहा है जिसमें आधे से अधिक बच्चे मारे गए हैं, जो मरने वालों की संख्या है, औरतें मारी गई हैं, वह उन्हें नजर नहीं आ रहा है। जी। ऑस्ट्रेलिया से खबर है, इसराइल की जो पूर्व कानून मंत्री हैं उनको वीजा देने से उसने इनकार कर दिया, मतलब अपने यहाँ वो आने ही नहीं देना चाहता। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो आती और किसी सम्मेलन में भाग लेने आ रही थी ये महिला, और जो जिस तरह से बोलती तो ऑस्ट्रेलिया में हंगामा हो जाता, जिसकी संभावना है क्योंकि वह इजराइल का समर्थन करती, जनसंहार नहीं मानती। इजराइल को हक है, ओरबान भी बोलते हैं, पुतिन भी बोलते हैं, ट्रंप भी बोलते हैं आत्मरक्षा करने के लिए, और बाकी लोगों को कोई हक नहीं अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए। तो इस आधार पर कर दिया। हालांकि इन्होंने भी कहा है कि बड़ा ही शर्मनाक यह चीज है, ऐसे कैसे ऑस्ट्रेलिया हमें मना कर सकता है। और पूरे इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ये तो हमारे दोस्त थे और इन्होंने हमें दगा दे दिया। जी। दो सवाल दुनिया में बहुत शिद्दत से उठाए जा रहे हैं। एक तो जिस तरीके से आईसीसी का वारंट नेतन्याहू उसके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ हुआ है जारी, उससे लोग कह रहे हैं कि बाइडेन के खिलाफ जो मुकदमे अमेरिका में डाले थे बहुत सारे लोगों ने, वो मुकदमों में अब एक आधार बन सकता है बाइडेन के खिलाफ मुकदमा चलाने का। दूसरे लोग कह रहे हैं कि हथियारों पर पाबंदी लगाने की जो बातें हो रही हैं वो अब बहुत आसानी से की जा सकती हैं। आपको क्या लगता है, कुछ होगा इन दोनों चीजों में? जहां तक दूसरी बात है हथियारों की पाबंदी, मुझे अभी निकट भविष्य में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप आने के बाद से चूंकि उन्हें बहुत शौक है आत्मगौरवान्वित होने का, अपने प्रचार करने का, अपने फोटो खिंचवाने का, कि उन्हें कहीं ना कहीं से नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, जो कि पिछली बार में नहीं मिला था। जापान के प्राइम मिनिस्टर से कहा था लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी थी। तो यहाँ पे हो सकता है शांति समझौता कराने की बात करें, लेकिन दोनों के दोनों, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, वह जियोनिस्ट रिज्यूम से बहुत प्यार करते हैं, जैसा वो खुद कहते हैं। तो कहीं से भी आर्म्स अम्युनिशंस कमी नहीं होगी। यदि स्पेशली आप देखें कि यदि यूक्रेन में आर्म्स की कमी करते हैं तो कहीं ना कहीं से एक आर्म इंडस्ट्रीज है, वह तो देना चाहेगा, बेचना चाहेगा, तो वही एक जगह बसता है। इसराइल से पूरे पैसे मिलने की भी संभावना है, जो कि यूक्रेन से संभवतः नहीं है। जहां तक बाकी कोर्ट में जाने की बात है आईसीसी के बाद, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉजिटिव असर पड़ा है आईसीसी का, क्योंकि वह आधार बन गया कि वर्ल्ड कोर्ट ने माना है कि जनसंहार है और तुम कहते हो नहीं है, कितना भी जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, वह तो आधार बन गया। तो निश्चित रूप से बहुत सारे कोर्ट जो न्यूयॉर्क और दूसरे जगहों में ये लोग जो गए थे दोबारा पूरी तरह से जा सकते हैं और उस पर हंगामा हो सकता है। और जनता का भी उम्मीद है कि अमेरिकी जनता, नेटो के देश वाले के देशों की जनता यदि फिर से उठ खड़ी होती है, फिर से किसानों का सुख बुगाहट शुरू हुआ यूरोपियन यूनियन के देशों में, वह यदि होता है तो हथियार का ये सारे के सारे सत्ता गायब हो जाएंगे। जी। मैं इजराइल के अंदरूनी हालात को लेकर बात करना चाहता हूं। वहां पे अटॉर्नी जनरल को हटाने की बातें हो रही हैं, रक्षा मंत्री को पहले ये लोग अपने हटा चुके हैं, एक बंदे को लाके बिठा दिया है। वहां पर जनता जो है सैटरडे संडे को प्रोटेस्ट करने आती ही है। अब इस बार ये आईसीसी का जो वारंट जारी हुआ है, इससे और ज्यादा नेतन्याहू के सामने दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्या ये अब अंदर से ही कुछ होगा इसराइल के? अंदर से होने की संभावना है, वह पहले से भी हम देख रहे हैं। और इसराइल का जो विरोध है वह कुछ हजार वगैरह नहीं, वो लाखों लाख में है। युद्ध के बाद से उन्होंने हर रोज करने के बजाय शनिवार को कर दिया, ठीक है, वह समझ में आता है। और कई जगहों पर होता है, और आते हैं तो 4-5 लाख आ जाते हैं। मतलब वह कहीं से भी वो जियोनिस्ट रिजीम के साथ नहीं है। यह बात हमेशा समझना चाहिए। जैसे मणिपुर में कुछ लोग कहते हैं कि कुकीज जो है सो वह आतंकवादी हो गए हैं, गलत चीज है। यह कहना कि पूरे यहूदी समुदाय आतंकवादी हो गए, गलत चीज है। वहां की भी जनता समझती है, वहां के भी मजदूर वर्ग समझते हैं, वहां की भी जनता शोषित और प्रताड़ित होती है, और वह विरोध कर रहे हैं। खासकर नेतान्याहू का जो स्पेशल वह अमेंडमेंट कर रहे हैं वहां के जुडिशियरी सिस्टम में, ताकि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो। नंबर 2, आईसीसी के रिजल्ट आने के बाद से केवल जनता ही नहीं, वहां के जो विपक्षी के साथ जो पक्ष में भी कह रहे हैं कि नेतान्याहू ये सब क्यों मलाई बटोरे, और वही एकमात्र क्यों रहे, हम भी हैं और बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा है। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल सबको हटा रहा है, और भी कई लोगों को हटा रहा है। जो खुफिया उसमें जो पकड़ा गया, जो लीक हो गया,
इसका अपना बंदा वो जेल में चला गया, वो रोकने में इसको कोई मतलब नहीं दूसरों से। ऐसे लोग बड़े ही बेशर्म और बेरहम होते हैं। तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ जनता के साथ साथ इसके अपने लोग खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि एक मेजर जनरल के भी साथ जो गड़बड़ी हुआ, हंगामा हुआ वेस्ट बैंक में, वहां पे सेटलर्स को लेकर, उसके कारण भी लोगों में और अन्य जो ऑफिसर हैं ऊपर के लोगों में, वहां भी असंतोष बढ़ रहा है नेतान्याहू के खिलाफ और इनकी पार्टी के खिलाफ, लिकुड के खिलाफ। जी, आपने कहा ये जो राजनेता होते हैं बड़े बेशर्म टाइप के होते हैं, तो क्या बाइडेन को हार के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि यहूदियों ने उसका साथ नहीं दिया है, और शायद यहूदियों ने इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि नेतन्याहू की वजह से पूरे इजराइल के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाए। तो आईसीसी वारंट के बाद क्या बाइडेन को ढंग से सोच नहीं लेना चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए कुछ? कहने को तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन बाइडेन का मतलब पूरा व्यक्तित्व जो है जहर से, और वॉर इंडस्ट्रीज, ऑयल कंपनीज, तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां, फिनेंस कंपनीज, बैंक, उनसे इस तरह से घुसा हुआ हर जगह कि इनका सोच उससे बाहर नहीं जा सकता। वह बिल्कुल ही जहरीला हो चुका है, खतरनाक हो चुका क्या है। वो और जहरीला है कि डर है कि जैसे जॉन एफ कैनेडी को मार डाला था वैसे ही बाइडेन को भी मारा जा सकता है? डर भी तो हो सकता है ना सर। जॉन एफ कैनेडी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति मेरे नजर में, मतलब मैं बहुत प्रशंसक नहीं हूं लेकिन फिर भी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि जब वह सत्ता में आए, कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वही बाइलाज करना है जो सीआईए कहता है, जो वहां तक कि मोसाद तक पहुंचा हुआ 1960 कुछ 63 के आसपास में हुआ था। और इसलिए उन्होंने कहें तो मकड़ जाल को तोड़ने की कोशिश की। जो ऑक्टोपस होता है 7-8 वो लेकर, उसको तोड़ने की कोशिश की कि मैं अपनी तरीके से काम करूंगा, जो भी इनका वह डीप स्टेट का जो कंट्रोल है उसको तोड़ूंगा। और नतीजा क्या हुआ कि उनका असैसिनेशन, उनकी हत्या कर दी गई। बाइडेन को तो निश्चित डर है, और ट्रंप बड़ी कूद रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरी अपनी समझ है कि नहीं कर पाएंगे, यहां तक यूक्रेन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो इनको इनको भी खत्म किया जाएगा। और इसीलिए यदि वास्तव में सत्ता में परिवर्तन चाहिए तो जनता का ही होगा, जिसमें पिछले जितने भी सीक्रेट एजेंसीज हैं, टॉप आर्मी के जनरल्स हैं, जुडिशरी है, सबको ध्वस्त करके एक सही में मजदूर वर्ग और किसानों की का जो बिल्कुल क्रांति बिल्कुल हो, बिल्कुल उसी के बिल्कुल। द्वारा होगा। नहीं तो ये सब चीज दिखाने की बात है। आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो जो वाइस प्रेसिडेंट को उठा के 150 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया, मजाक। जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन से ही चीजें बदल पाएंगी। देखिए ना, जो सत्ता में बैठे थे वो भी अडानी के साथ धंधा कर रहे थे, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, विपक्ष की सरकारें आई, तो वो भी अडानी के साथ धंधा करने लगी, उन्होंने भी अडानी से कोई हाथ पीछे नहीं किया। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बेहद जरूरत है, और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो मजदूर जो है वो बराबरी का अधिकार पाएगा। बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।